हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ A9 एजुकेशन फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं दक्षिण भारत का इतिहास। वैसे तो ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो 7th बीपीएससी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन आप आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए या सब्जेक्टिव नोट्स के लिए आप इन सारे वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्द सारे के सारे टॉपिक्स के पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कोई भी सजेशन हो हमारे चैनल के लिए तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट, हर एक सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत से। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल और ये इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, हमने सब कंप्लीट कर रखा है। टॉपिक वाइज हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं दक्षिण भारत के इतिहास से। तो दक्षिण भारत का इतिहास जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये संकेत और इसके कुछ जो भी उत्खनन से मिले हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये उपलब्ध संकेत है दक्षिण भारत के, जो कि तमिलनाडु एवं केरल राज्य से प्राप्त हुए हैं। प्रथम सहस्त्राब्दी में महापाषाण युगीन लोग रहते थे, ये हमें पता चला है दक्षिण भारत के तमिलनाडु एवं केरल राज्य से। अब आगे वन बाय वन सारी चीज़ों को देखते हैं। पेन पेपर लेके बैठिएगा, जैसा कि मैं मेरे हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक एग्जाम से पहले आपके पास एक क्विक रिवीजन नोट्स हो जो आप देख के जा सके। दक्षिण भारत की महापाषाण युगीन संस्कृति मुख्यतः अपनी शवाधान प्रथा के लिए जानी जाती है। इन शवाधानों का बड़े पत्थरों से कोई संबंध न होते हुए भी इन्हें महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है। अब देखिए, ये पॉइंट्स अगर हमें नहीं पता है तो हम तो ये सोच लेंगे कि इस टाइम में तो ऐसा कुछ पाषाण वगैरह, पत्थर वगैरह का यूटिलाइज होता नहीं था, तो मेगालिथ पीरियड कैसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ही हमें सारी चीजें जाननी होती हैं, इसलिए मैंने बोला कि पॉइंट वाइज आप इन सारी चीजों को नोट डाउन करते चले जाइए। दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास में 3 राजवंशों जैसे चोल, चेर एवं पांड्य वंश का उल्लेख मिलता है। सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। और इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम पल्लव वंश देखेंगे, राष्ट्रकूट और एलोरा की गुफाएं देखेंगे, उससे रिलेटेड सारी चीजें जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। चालुक्य वंश देखेंगे, लेकिन बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य देखेंगे। फिर यादव के चालुक्य देखेंगे और आगे हम बढ़ेंगे काकातीय वंश की तरफ और कोंकण के शिलाहार की तरफ। इतने सारे टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास में 3 राजवंशों जैसे चोल, चेर एवं पांड्य वंश का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में यह क्षेत्र क्या कहलाता था? तो चोल मंडलम कहलाता था। आरंभ में चोल राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी उरैयूर, तिरुचिरापल्ली में स्थित है, जो कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है। अब है, बाद में चोल राज्य की राजधानी को पुहार में स्थानांतरित कर दिया गया था। पुहार जो है ये कालांतर में कावेरीपट्टम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है कि चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उरैयूर, और उरैयूर कहाँ है? तो ये तिरुचिरापल्ली में है। और चोल राज्य की राजधानी को पुहार में स्थानांतरित कर दिया गया था कालांतर में, और पुहार जो है कालांतर में कावेरीपट्टम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पुहार और कावेरीपट्टम को लेके कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। नेक्स्ट है, चोल वंश में प्राचीन काल में सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन हुआ? तो ये करिक काल हुआ और इसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। करिक काल के नाम पर इतिहास में 2 महान उपलब्धियां दर्ज है, वो कौन कौन से हैं ये देखिए। इसने चेर एवं पांड्य राजाओं की सम्मिलित सेना को परास्त किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। किसने? करिक काल ने। और उसने पड़ोसी देश श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसे भी परास्त कर दिया था। किसको? श्रीलंका को। करिक काल के निधन के बाद चोल वंश पतोन्मुख हो गया, नीचे की तरफ गिरने लगा एवं 9वीं शताब्दी ईस्वी तक महज एक छोटे राजवंश के रूप में ही
अस्तित्व में रहा। कौन सा? तो ये चोल वंश। पांड्य राज्य प्रमुख रूप से तमिलनाडु के तिरुनेवेली और रामनद एवं मदुरई के आधुनिक जिलों में विस्तृत था। तो ये तीनों के तीनों स्थल के नाम आपको पता होने चाहिए। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी मदुरई। और पांड्य राजवंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था दुंजेरियन। नेक्स्ट हम देखते हैं, दुंजेरियन ने चोल एवं चेर की संयुक्त सेना को मदुरई में हराया था। और अनुमानित है कि नेदुंजेरियन का शासन जो है ये 210 ईस्वी के एप्रॉक्स चला था। नेदुंजेरियन के शासनकाल में मदुरई एवं कूर्कई व्यापार एवं वाणिज्य के बड़े केंद्र थे। तो ये मदुरई एवं कूर्कई वाणिज्य एवं व्यापार के केंद्र थे किसके शासनकाल में? नेदुंजेरियन के शासनकाल में। चेर वंश का राज्य पांड्यों के राज्य के पश्चिम एवं उत्तर में स्थित था और चेरों को केरल पुत्र भी कहा जाता है। तो किसको केरल पुत्र कहा जाता है? चेर वंश को, चेरों को। चेर परंपरा के अनुसार उनका सबसे महान शासक कौन हुआ? तो ये हुआ सेन गुटुवन। और उसने चोल एवं पांड्य शासकों को अपने अधीन किया था। किसने? सेन गुटुवन ने, जो कि चेर शासनकाल का महान शासक था, चेर वंश का महान शासक था। पल्लव वंश देखते हैं नेक्स्ट हम। पल्लवों का इतिहास जो है ये आर्द्र सातवाहन के पतनावशेषों पर प्रारंभ होता है और कृष्णा नदी के दक्षिण के प्रदेश पर पल्लवों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। अगर पल्लव राजाओं के बारे में बात की जाए तो इनके कुछ प्राकृत एवं संस्कृत में दान पत्र उपलब्ध हुए हैं। किसमें? प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में। पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है सिंह विष्णु को, जो कि 575 से 600 ईस्वी लगभग था। सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और पल्लव वंश के प्रमुख शासक सिंह विष्णु की राजधानी कहाँ थी? ये थी कांचीपुरम। हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है, सो आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। एंड मैं कंटिन्यूअसली जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें मैं देख रही हूँ कि आपका डिमांड है कि मुझे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए। मैं बहुत जल्द आपको सारे के सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड करूंगी। पीडीएफ्स बनाने में थोड़ा टाइम मुझे इसलिए लगेगा क्योंकि हम जो वीडियो के लिए पीडीएफ्स बनाते हैं उसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड जब हम आपको शेयर करेंगे पीडीएफ्स तो आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको ढूंढना ना पड़े, उस हिसाब से सारे के सारे पीडीएफ्स डिजाइन किए जाएंगे। सो मैंने आपको फैब फर्स्ट वीक तक बोला है एंड इसके बाद आपको जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम के रचनाकार जो है ये भारवी सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक भारवी जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो ये सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। और अगर पूछा जाए कि किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन थे? तो ये भारवी थे, जो कि सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। और अपराजित ने कब तक शासन किया था? तो ये 879 से लेके 897 ईस्वी तक इसने शासन किया था। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के एकाश्मक का स्थल का निर्माण करवाया था। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे स्थल होना चाहिए। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकाश्मक स्थल का निर्माण करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो किसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी फ्रेंड्स? ये की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो ये पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। अब हम कुछ देखने वाले हैं जो राजा हुए, जो प्रशासक हुए और उनका शासनकाल कब से कब तक रहा। इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इसमें से कौन सा ऑड मैन आउट है, कौन सा ऑड आउट है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। लाइक महेंद्र वर्मन प्रथम
606 से लेके 630 तक। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से लेके 668 तक। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कब से कब तक राज किया? तो ये 668 से लेके 670 तक। और उसके बाद आए परमेश्वर वर्मन प्रथम, जिन्होंने 670 से लेके 695 ईस्वी तक राज किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 695 ईस्वी से 722 ईस्वी तक राज्य किया। और नंदी वर्मन द्वितीय ने 731 ईस्वी से 795 ईस्वी तक राज्य किया। उसके बाद दंपत वर्मन प्रथम ने 795 ईस्वी से लेके 844 ईस्वी तक राज्य किया। अब यहाँ से देखिए कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ और किसने करवाया? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर में कितनी बार देख लिया होगा। नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में ही दश कुमार चरित्रम नामक प्रसिद्ध रचना का रचनाकार दंडी रहता था। तो ये दंडी ने किसकी रचना करी? दश कुमार चरित्रम की रचना किसने की? दंडी ने, जो किसका दरबारी कवि था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम का दरबारी कवि था। नंदी वर्मन ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर एवं बैकुंठ पेरुमाल का निर्माण करवाया। और साथ ही साथ प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडग अलवर नंदी वर्मन के समकालीन थे। पल्लव कला का भारतीय इतिहास में विशेष योगदान रहा है। और पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा अपनाई गई गुहा शैली के दर्शन एकांबर नाथ एवं सित्तन वासल मंदिरों में होते हैं। अब ये माम्मल शैली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पूरे लाइन को नोट डाउन कर लीजिएगा। माम्मलपुरम के 5 मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा अपनाई गई है, जो कि माम्मल शैली की है। और कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांची में है, इसका निर्माण भी इसी काल में हुआ था, जो कि राज सिंह शैली की है। तो ये कौन सी मंदिर कौन से शैली की है? तो ये कौन सी मंदिर कौन सा शैली की है, ये हमने देख लिया। अब हम पल्लव वंश देख चुके हैं, राष्ट्रकूट वंश हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एलोरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। राष्ट्रकूट वंश जो है, ये इसकी स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में की थी। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो है, ये शोलापुर के निकट मान्याखेड़, जिसको आप मालाखेड़ के नाम से जानते हैं, वहां थी। एलोरा के प्रसिद्ध गुहा मंदिर, कैलाश मंदिर जिसको आप बोलते हैं, उसका निर्माण इस वंश के कृष्णा प्रथम ने करवाया था। कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग का रचनाकार राष्ट्रकूट सम्राट अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। तो जैन धर्म का ये अनुयायी था। यहाँ पे कंफ्यूजन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट सम्राट अमोघ वर्ष जो है, ये जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का अनुयायी था। आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य तथा अमोघ वृद्धि के लेखक शक्तायन अमोघ वर्ष के दरबारी कवि थे। तो ये सारे के सारे जो कवि हैं, किसके दरबारी कवि थे, इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में या शायद इस वीडियो में ही बताया है कि मैं 3-3, 4-4 मिनट का वीडियो एक लेकर आने वाली हूँ, जिसमें ऐसे टॉपिक्स मैं कवर करूंगी किसी भी सब्जेक्ट से जहां से क्वेश्चन 110% हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 10 मिनट से भी कम का वीडियो वो रहेगा, आप उसको देखिए और 1 मार्क्स की तैयारी कीजिए। अमोघ वर्ष ने अपने जीवन का अंत तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर किया। तो अगर पूछा जाता है कि कौन से राजा ने, कौन से शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लिया था, तो ये अमोघ वर्ष ने लिया था। और अगर पूछा जाए कि किस राजवंश के शासक अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लिया था, तो ये कहाँ के थे? ये थे राष्ट्रकूट के। एलोरा की गुफाएं देखते हैं। एलोरा में वैसे तो 34 शैल चित्र गुफाएं हैं, जिनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया था। इसमें से 1 से 12 तक जो है, ये बौद्ध की गुफा है, और गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं से संबंधित है। गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक जैन से संबंधित है। फिर से रिपीट करते हैं, 1 से 12 तक बौद्धिक से रिलेटेड गुफा है,
13 से 29 तक हिंदुओं से रिलेटेड गुफा है और 30 से 34 तक है जैन से रिलेटेड गुफा। अरब निवासी अल मसूदी भारत की यात्रा पर राष्ट्रकूट सम्राट इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। अब पूछा जाए कि अरब निवासी अल मसूदी या अल मसूदी कहाँ का निवासी था, या फिर अल मसूदी जो कि अरब निवासी था ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये सम्राट इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। अल मसूदी के तत्कालीन राष्ट्रकूट सम्राट को भारत के शासकों में सर्वश्रेष्ठ बताया था। तो इसने जो है ये किसको सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया था, तो राष्ट्रकूट सम्राट को भारत के शासकों में सर्वश्रेष्ठ बताया था। किसके अकॉर्डिंग? अल मसूदी के अकॉर्डिंग। कल्याणी के चालुक्य नरेश तालब द्वितीय ने कर्क को 973 ईस्वी में हराकर इस वंश के शासन का अंत कर दिया था, और यहाँ से फिर स्टार्ट होता है चालुक्य वंश, जिसके बारे में हम वन बाय वन सारी चीजों को, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, हम देख लेते हैं। चालुक्य वंश में हमें क्या देखना है, अब इसमें भी बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे। दक्षिण भारत में 6वीं से 8वीं शताब्दी तथा 10वीं से 12वीं शताब्दी तक